भोपाल में ऐसा था पहले कि कंकर फेंकिए शायर पे गिरेगा। अब ये हाल है कि आप कंकर फेंकिए एमएससी 10 पे गिरेगा। आज भी जब मैं कहीं निकलता हूँ, अरे अरे वो देखो देखो जा रहा है, वो सलमान का बाप, सलमान का बाप जा रहा है, सलमान का बाप ये जा रहा है। किसी एक्टर से मिलने का मुझे वो नहीं हुआ, दिलीप साहब से। और जब मिले हैं साहब तो क्या मिले हैं। जब तक आप शूटिंग कर रहे हैं, आप कैमरे में आपकी आवश्यकता है, तब तक आप इम्पोर्टेंस है। और जैसे ही वो ख़त्म होगा, कोई भी आप चले जाइए वहाँ बड़े से बड़ा। ये जो यारी दोस्ती की बात होती है ना, ये सब फेक है, कुछ नहीं। थिएटर जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को, वो कोई भी हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, उसको थिएटर ज़रूर सीखना चाहिए, और सीखे नहीं तो देखना ज़रूर चाहिए। आपका बोलना, आपका बोलने का अंदाज़, आपका बॉडी लैंग्वेज, आप कहाँ हैं, आप क्या हैं, किससे कैसी बातें करनी है, ये थिएटर सिखाता है। साउथ की फिल्म में क्या करते हैं, उस समय करते थे, वो एक देते थे, सर आप सिर्फ आप काउंट करिए, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा, और वो डब करा लेते थे किसी से। बड़ी डिसिप्लिन इंडस्ट्री है हमारे बम्बई, तो कुछ नहीं लगता उसके सामने। फिल्मों में जाना और ये नाटक वाटक करना, इसको नाटक नौटंकी बोलते हैं। तो एक आध बार तो कभी भी कर ले, लेकिन लगातार करना जो है वो एक समझा जाता है कि यार लड़का बिगड़ ना जाए। हमारे घर में तो जब हम रिहर्सल करके आते थे तो ताले लग जाते थे, तो बहनें खुलती थी चुपके से, या फिर चढ़ के आते थे। नमस्कार, मैं शरद द्विवेदी और पॉडकास्ट विद शरद, इसमें आपका बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जो पर्सनैलिटी हैं बहुत ख़ास हैं। ख़ास इसलिए कि आपके हमारे सबसे प्यारे शहर भोपाल से उनका ताल्लुक़ है, और एक नामचीन अभिनेता और टेक्नोक्रेट, मैं दोनों जोड़ूंगा सब क्योंकि दोनों में उनका दखल ज़बरदस्त रहा है। और बहुत बहुत शाइस्तगी से, जैसे उर्दू का एक बड़ा खूबसूरत ये लफ्ज़ है कि बड़े 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 आराम से, पूरे सुकून से वो आगे बढ़ते चले गए इन दोनों विधाओं को साथ लेकर। अर्ली 80s में उन्होंने जब मैनेट से, जो अब मैनेट है, तब मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी था, वहाँ से उन्होंने आर्किटेक्ट में इंजीनियरिंग की डिग्री ली। बाद में दिल्ली से उन्होंने पीजी भी किया। लेकिन जो थिएटर उनकी रगों में बहना शुरू हुआ, भोपाल थिएटर्स, ये उनके ग्रुप का नाम है, जो उनकी पत्नी रीता भादुड़ी जी, जो एक इमिनेंट एजुकेशनिस्ट भी रहीं, ये मिलकर सब सिलसिला चलता रहा। और उनका व्यक्तित्व अगर आप देखेंगे तो बहुत ऐसा लगता है कि अगर एक ऐसा व्यक्तित्व जो भद्र है, शालीन है, सख्त भी है, और आवाज़ तो ऐसी कि क्या कहा जाए। और इन सब के बीच भोपाल का वो सर्वश्रेष्ठ समय, जब दिल्ली से लेके दुनिया भर में कला जगत में भारत का नाम, भोपाल का नाम सबसे पहले आता था। और भारत शब्द मेरे मुंह से निकला तो भारत भवन उसका पायनियर सेंटर था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लोग भी आंखें फाड़ कर कहते थे कि ये संस्थान, कला संस्थान कमाल करेगा। तो उन्होंने वहाँ से भी अपना ताल्लुक़ रखा। मैंने प्यार किया, आपने हमने सबने देखी है, और उसमें सलमान खान के पिता का किरदार जिस तरह से उन्होंने निभाया, और लेकिन ये पिता का किरदार उनके साथ ऐसा लगा कि वो ऊब गए इससे, और उन्होंने कहा बहुत हो गया, पिता नहीं बनना है। बहुत वर्सेटैलिटी है उनमें। उनके नाटक जिसने भी देखे हैं, वक्त के कराहते रंग से लेकर तमाम बड़े बड़े नाम हैं। कौन सा ऐसा नाटक है नामचीन, विजय तेंदुलकर साहब से लेके तमाम चीज़ों की तरफ, जो उनसे छूटा हो। और बहुत दिलचस्प बात यह है कि इतनी गरिमा से वो अपने जीवन को लेकर आगे बढ़े हैं। अमिताभ बच्चन के बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, लेकिन मुझे आज तक याद नहीं आता कि उन्होंने कहीं बच्चन साहब का नाम लिया हो, जबकि उनकी जो पत्नी है वो जया जी की छोटी बहन है। लेकिन मैं इन दोनों व्यक्तित्वों की बात करूं, रीता जी की और राजीव जी की, तो उन्होंने हमेशा ये सारे पारिवारिक आयोजनों में मिलते हैं, लेकिन कभी भी ये उन्होंने लाइन हमेशा रखी कि नहीं, ये नहीं करना, ये आसान नहीं है भाई साहब, बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं नामचीन अभिनेता और एक टेक्नोक्रेट, मैं फिर ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, राजीव वर्मा जी। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने
अपने चैनल पर मुझे जी। मौका दिया बात करने का, अपने चाहने वालों से, अपने भोपालियों से बहुत और आपसे। शुक्रिया जी। शरद जी। बिल्कुल और मैं बता दूं कि कालिदास जो अवार्ड है राष्ट्रीय, उससे नवाजे गए हैं। संगीत नाटक अकेडमी का जो पुरस्कार है, और अनवरत श्रृंखला है। और अभी तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी और आनी हैं। उनके व्यक्तित्व की बात करूं, राजीव जी, पीछे हम लौटें जी तो होशंगाबाद में आपका जन्म होता है, भोपाल में आपकी तालीम और तरबियत परवरिश यहाँ होती है। जी जी। तो थोड़ा सा आप जरा, मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स को भी याद करना बड़ा हाँ हाँ, वो ज़रूर। ज़रूरी होता है कि ये संस्कार जो आज आपके हैं ये उन्हीं की देन है। तो थोड़ा सा जरा वो अपने अतीत में झांकिए, वो खिड़की खोलिए और हमें बताइए ज़रा उसके बारे में। हाँ, ये जन्म तो मेरा नर्मदा किनारे हुआ है। होशंगाबाद कहते थे, आजकल उसे नर्मदापुरम कहलाते हैं। जी तो जन्म हुआ। मेरे फादर जो थे, पिताजी, वो यहाँ चूँकि कॉलेज नहीं था, स्कूल भी उस वक्त जब वो स्कूल जाने लायक थे तो स्कूल भी नहीं था। जी। पास में हमारा एक गांव है जो अब गांव नहीं रहा, वो इंडस्ट्रियल एरिया बन गया बहुत बड़ा, मंडीदीप। मंडी तो वो हम लोगों का गांव है। वहीं हमारे दादाजी रहा करते थे, खेतियां वगैरह थी। और वो नवाब के उसमें आबकारी इंस्पेक्टर थे वहाँ अच्छा के। जी। तो मंडीदीप उनका पोस्टिंग थी। चूँकि पढ़ाई उनकी जबलपुर में हुई और उसके बाद एलएलबी भी किया उन्होंने, बीए भी किया। तो चूँकि यहाँ कोई रिवायत नहीं थी, कोर्ट भी उस समय नहीं था यहाँ पर, तो विलीनीकरण आंदोलन हुआ और उसमें भोपाल के लोग उसमें बहुत शामिल थे। और हमारे फादर भी चूँकि भोपाली रियासत के थे तो वो भी शामिल थे, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वहाँ होशंगाबाद से करते थे। यहाँ से लोग भाग के जाते थे और वो नर्मदा किनारे अपना सेंट्रल डैम में पहुँच गए, जो इंडिपेंडेंट हो गया था। भोपाल इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, भोपाल भोपाल नहीं करीब हुआ। पौने 2 साल बाद हुआ है। 49, जी, 1 जून 49। जी तो इस तरीके से मेरी पैदाइश वहाँ हुई। और जैसे जब मर्ज हो गया ये, मध्य प्रदेश तो नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल में भोपाल राज्य बना पहले शहर, जी। तो तब यहाँ पर शिफ्ट हो गए वो 1900 मेरे ख्याल में 50 के आसपास। जी। और फिर उसके बाद स्कूलिंग मेरी यहीं हुई, कैम्ब्रिज स्कूल, बहुत पुराना स्कूल था, एक ही स्कूल था उस वक्त था। गैर सरकारी। स्कूल के बाद कॉलेज, जैसा कि आपने कहा, मैनेट अब हो गया है, बेमे सिटी। वहाँ से मैंने आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया। फिर मैंने स्कूल ऑफ प्लानिंग दिल्ली से सरकारी नौकरी में लग गए। सरकारी नौकरी भी कर रहे थे, लेकिन थिएटर जो था वो गांव की रामलीला से शुरू हुआ था actually। अच्छा जी। और खैर ये तो जाहिर ही है, मैं कई मरतबा जिक्र भी कर चुका हूँ कि चूँकि छोटे थे तो रामलीला में वानर सेना में पहले भर्ती हुई हमारी, मुखोटा लगा के और पूंछ लगा के। थोड़े से बड़े हुए तो वो स्वयंवर में जो राजा आते हैं, सीता स्वयंवर, उसमें एक राजा बना दिया गया, वो तार वाली मूछें आती थी। इस तरीके से थिएटर से थोड़ा सा मेरा एक रुझान बढ़ता रहा, जो स्कूल कॉलेज और से बढ़ता रहा। कॉलेज में और स्कूल में एनुअल फंक्शंस वगैरह में काम करते रहे, तो यूँ शौक बढ़ता रहा, नौकरी भी चलती रही, यूँ ही चलता घर में कभी इसको लेकर आपके पेरेंट्स का? नहीं, पेरेंट्स का कुछ नहीं था। फादर तो हमारे बड़े, लेकिन चूंकि फादर की डेथ बहुत पहले हो गई थी, वो मैं जब मेरे ख्याल में 8th क्लास में था तब वो चले गए थे। और इस तरीके से वो पढ़ाई चलती रही, लेकिन ये शौक भी चलता रहा। ये चलता जी। रहा। शुरू जब किया था तब फादर थे, तो बड़े इनकरेज करते थे स्कूल उसमें। लेकिन जब वो चले गए तो उसके बाद नेचुरली जिम्मेदारी बढ़ जाती हैं। और उस समय अगर आपको याद हो तो इसको फिल्मों में जाना और ये नाटक वाटक करना, इसको नाटक नौटंकी बोलते हैं। नाटक एक आध बार तो कभी कोई कर ले, लेकिन लगातार करना जो है वो एक समझा जाता है कि यार लड़का बिगड़ ना जाए। हमारे घर में तो जब हम रिहर्सल करके आते थे तो ताले लग जाते थे। मदर हमारी भोपाल में ही थे, पुराने शहर में, कोतवाली रोड पर, तो ताले लग जाते थे। तो बहनें खुलती थी चुपके से, या फिर चढ़ के आते थे। पुरानी बातें हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता रहा। उस दौर का थिएटर जो था वो बहुत संघर्षों के बीच में लेकिन बड़ा चमकता हुआ थिएटर था। बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट थे। और जो विलफुल
एक्ट के तहत वो आते थे, उनके दिल की एक ताकत होती थी, एक उनकी ज़ुबान जी, होती जी, थी जी। कि नहीं हमें थिएटर करना है। कैसे याद करते हैं आप अर्ली 80s के भोपाल में भारत भवन आने वाला था, लेकिन थिएटर यहाँ का बड़ा मजबूत था। भारत भवन की जो एक तरीके से भारत भवन जो था वो तो 81 82 में हाँ जी उसका इनॉग्रेशन हुआ था शायद 82 में। जी 82 में हुआ। लेकिन उसकी एक तरीके से जो नींव थी वो 73 में रखी गई थी एक तरीके से, मतलब उसके बारे में सोच। और उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री जो थे अर्जुन सिंह थे, अर्जुन सिंह। जो उनको बहुत शौक था और कल्चरल एक्टिविटीज़ बढ़ना मध्य प्रदेश में बहुत कम हुआ करती थी। नवाब साहब के ज़माने में ज़रूर सुना है हमने कि वो यहाँ पर एक भोपाल थिएटर के नाम से ही एक थिएटर कंपनी थी जो जिसमें उस तरह के पारसी नाटक हुआ करते थे। और उस कंपनी में कई मरतबा जिक्र किया गया है उसको कई जगह। उस कंपनी में ये आपके रंजीत कपूर, अनु कपूर, ये वहीं के उसके निकले हुए। इवन रघुवर यादव उस कंपनी में काम करते थे। अच्छा 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 जी। मुझे याद है कि रंजीत कपूर एक यहाँ पर थिएटर उन्होंने किया था, मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के लिए उर्दू नाटक किए थे दोनों। मैंने उसमें रुस्तम सोहराब और एक हमारे यहाँ के एक राइटर थे इब्राहिम यूसुफ, उनका एक नाटक किया था धुएं का आंचल। जी तो उसमें मैं काम करता था। तो उन्होंने उनको उस कंपनी के कोई पुराने कलाकार थे और वो उनका नाम था कुछ बाबा बाबा बोलते थे वो उनको। तो उनको सिर्फ, हालांकि बहुत बुजुर्ग हो गए थे, तो उनको रुस्तम सहराब में एक वो भाला पकड़वा के खड़ा कर दिया किया था, था, जस्ट एक प्रॉम्बट। जी, तो इस तरह का नाटक पहले होता था। एक मरतबा मुझे याद है किसी ने बताया था कि पृथ्वीराज कपूर भी अपना नाटक मंडली लेकर यहाँ आए थे। लेकिन भोपाल में ऐसा कोई वो नहीं था। जी केवल रेडियो स्टेशन जब बनने के बाद उसके बाद यहाँ नाटक शुरू हुए, रेडियो के नाटक। रेडियो के नाटक। हाँ। मैंने भी रेडियो में ज्वाइन किया है, मेरा ख्याल में 67 में मैंने रेडियो ड्रामा वॉइस था मैं वहाँ पर। और चूंकि भोपाल एक उर्दू स्पीकिंग शहर था, लोग उर्दू हिंदुस्तानी जिसको बोलते हैं, जी तो उर्दू की बड़ी यहाँ पर वो थी। तो हम लोग भी वहीं पर सीखे मतलब बोलना सीखे। पढ़ना तो अभी मैंने सीखना शुरू किया था, मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की क्लासेस चलती हैं। अच्छा। लेकिन वो 2-1 महीने बाद छोड़ दी थी। मैं छोड़ क्या दिया और दूसरे काम में व्यस्त था। जी रेडियो पे मैंने बहुत काम किया। रेडियो पे मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रोड्यूसर एक इकबाल मजीद हुआ करते थे, लेकिन ड्रामा बॉयज़ बहुत पुरानी थी यहाँ पर। हमारे मकबूल साहब थे, मकबूल हसन, वो और साहब इतना घिसते थे वो, मैं बताऊं। मेरे ख्याल में आवाज़ का बहुत बड़ा हाथ होता है थिएटर में। और आवाज़ में अगर मान लीजिए पॉजेस, स्ट्रेसेस और लैंग्वेज शुद्ध हो, उच्चारण शुद्ध, भले हिंदी हो, उर्दू हो या किसी भी भाषा हो, तो उसकी अगर शुद्ध लैंग्वेज हो, ये हमारे रेडियो का सबसे बड़ी देन है हमारे। देन है, बिल्कुल सही कहा जी। तो इस तरीके से ये भी चलता रहा। 1973 में मध्य प्रदेश कला परिषद थी यहाँ पर, जो ग्वालियर से शिफ्ट हुई थी। तो उसने एक वर्कशॉप की, थिएटर वर्कशॉप। उसमें बीवी कारंत नाम के एक बहुत बड़े थिएटर पर्सन थे, उन्होंने वो वर्कशॉप ली थी। और उस वक्त से समझ लीजिए आपके भोपाल में या मध्य प्रदेश में इन कला की जो एक गतिविधियां थी, जिसमें शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय तमाम चीज़ें, नृत्य, हाँ। ये शुरू हो गया था। जी उत्सव होता था, आपको अगर याद हो उस जी, वक्त, बिल्कुल याद है। उत्सव में बड़े बड़े कलाकार आते थे, थिएटर भी आता था। तो वो जो वर्कशॉप हुई उसमें 2 महीने की वर्कशॉप थी। और उसमें थिएटर की तमाम जो एक विधाएं होती हैं उससे परिचित कराया गया, जिसमें मेकअप भी था, सेट डिज़ाइनिंग भी था। सेट डिज़ाइनिंग में मुझे बड़ा शौक़ था, क्योंकि मैं आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ था, आर्किटेक्ट था। तो वो मेरा बड़ा एक था। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो एक्टिंग करो। तो फिर आप एक्टिंग करी जी। और डायरेक्शन की भी कुछ चीज़ें सीखी, मेकअप, लाइट्स, ये सारी चीज़ें उसमें सारी सिखाई चीज़ें गई। आपने इवन डांस सिखाया गया। वाह, कपिला बादशाह बहुत बड़ी बहुत बड़ी, डांसर हाँ जी। हुआ करती थी, बहुत जी, मशहूर। बहुत वो नाम हमारी टीचर थी उस वक्त। जी। और मेकअप के लिए और लाइट्स के लिए एक राम मूर्ति आया करते थे साउथ से, वो सिखाते थे। और कॉस्ट्यूम के बारे में प्रेमा जी, जो कारंजी की पत्नी थी, वो
वो खुद हाँ, करती वो थी। खुद करती थी। तो इस तरीके से ये सब शुरू होता सफर चलता शुरू रहा। हुआ। जी हाँ। जी। अमिताभ बच्चन साहब से भी एक रिश्तेदारी रही, हालांकि आप कभी मैंने आपको बोलते सुना नहीं उस पर जी कभी जी जी बहुत जी ज़्यादा, और जी मैं जी समझता हूँ कि आप बिल्कुल सही भी है, वो जी रिलेशनशिप है। जी। 73 में बच्चन साहब की शादी यहीं इंपीरियल सैबरे से हुई थी। मुझे याद नहीं कब हुई थी, जी, क्योंकि मैं उस 73। वक्त जी, मुलाकात नहीं थी तो मेरी। रीता जी से उस वक्त आपकी मुलाकात नहीं नहीं, थी? मेरी मुलाकात हुई है रीता जी से 73। मैं अक्टूबर नवंबर में वर्कशॉप होती थी हमारी, जी, तब मुलाकात हुई थी। मुलाकात जी हुई। जी। वर्कशॉप अच्छा। में वो भी थी एक्चुअली। जी शी वॉज वन ऑफ द जी। ट्रेनी। आपके ससुर साहब जो हैं बड़े नामचीन जर्नलिस्ट जी रहे, जी जी जी। स्टेट्समैन और में थे। अक्सर जिक्र आता है, और अगर आपने भी हरिवंश राय बच्चन साहब की ऑटोबायोग्राफी अगर पढ़ी हो। नहीं, इत्तेफाक से नहीं पढ़ी मैंने। हालांकि साहित्य का बड़ा शौक था मेरे। उसमें कलेक्शन में आपको ध्यान हो कि नहीं, पहले दो मैगजीन आती थी, धर्मयुग और साप्ताहिक साप्ताहिक हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। जी इसमें खासतौर से साप्ताहिक हिंदुस्तान में एक पूरा फुल पेज जो है किसी न किसी साहित्यकार का पोर्ट्रेट साहित्यकार होता का था। होता था। जी तो बजाय क्रिकेटर्स के या हाँ, बिल्कुल फिल्म सही स्टार कहा के आपने, बिल्कुल सही है। पोस्टर इकट्ठे करने के बजाय जी हम हाँ, उनके पोस्टर उनके इकट्ठे करते थे। वाह वाह। तो उसमें मुझे अभी तक याद है, क्योंकि बचपन में स्कूल में निराला और रामकृष्ण, ये के अपने रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर। माखनलाल चतुर्वेदी, जी इन सब के पोस्टर्स मैंने इकट्ठे करके रखे थे वाह, और पुराने घर में कहीं रखे होंगे। बहुत खूबसूरत बात है, ये नई पीढ़ी के जी। लिए। क्योंकि आप अगर जिंदा रहना चाहते हैं, अपने अतीत को हमेशा जीवित रखना चाहते हैं, तो यूरोप इसमें बहुत पायनियर है कि वो अपने अतीत, अपने थिएटर, अपने साहित्यकारों से बहुत जुड़ा है। तो मैं बात कर रहा था हरिवंश राय बच्चन साहब की ऑटोबायोग्राफी की। एक पासिंग रेफरेंस उसमें है शादी का, और उसमें उन्होंने कहा है मज़ाहिया लहजे में कि उस शादी में हमारी बिल्कुल न चली, और जो चली वो भादुड़ी परिवार की चली। तो कुछ कुछ क्या डोमिनेटिंग रहे हैं ससुर साहब, उनकी फैमिली? नहीं, मुझे आई हैव नो आइडिया। जी। किस तरह के, किस रूप में आप उनको एक जर्नलिस्ट के तौर पर, और एक ही वॉज अ वेरी बोल्ड जर्नलिस्ट। मुझे याद है अच्छी तरह से, कभी कभी जो सरकारें बदल जाती थी और उनको उनके जो उनका एक सोच थी या उनका एक अपना परसेप्शन था उसके हिसाब से नहीं होती थी, तो वो उसके बाद भी वो बड़े ज़बरदस्त किस्म से लिखते थे। हाँ। और कभी उनको डर नहीं लगा, कभी नहीं, क्योंकि उस वक्त ये भी था, शुरू हो गया था वैसे जर्नलिस्ट से मारपीट करना और ये सब करना, कई मरतबा उनको किसी उसमें फंसा देना, ये शुरू हो गया था उस वक्त। ये उस वक्त, हाँ, जबकि स्टेट्समैन वॉज अ वेरी लीडिंग नेशनल पेपर, और स्टेट्समैन बहुत मतलब कमाल की उसमें अंग्रेजी होती थी। तो ऐसा कभी मुझे ध्यान नहीं, लेकिन ही वॉज ऑलवेज प्रोमिनेंट और कभी वो किसी से दबे नहीं। एक बड़े वोसिफेरस, बड़े मुखर, खुल के बात कहने वाले जर्नलिस्ट थे, जो किसी दबाव में नहीं नहीं, किसी दबाव। मेरे ख्याल से जया जी पर उनका इम्पैक्ट दिखता है, वो भी खुलकर अपनी बात कहती पता हैं। नहीं साहब, ये तो आप लोग ज़्यादा जानते हैं, मुझे इतने नहीं। मैं जानता हूँ कि आपका जो है एक एक शब्द पे वर्मा साहब का बहुत अधिकार है। वो खुद अपने एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं बहुत कैलकुलेटिव रहा हूँ ज़िंदगी में। ये तो है। हाँ, मैंने ज़िंदगी बहुत कैलकुलेशंस के साथ आगे बढ़ाई है। कभी मैं जज्बातों में नहीं उलझा, कभी मैंने गलत फैसले नहीं किए उस तरह से, जितना मुझे समझ आया। इस पर आप क्या कहेंगे कि कुछ लोग ये भी कहते थे कि बच्चन साहब के साथ अगर थोड़ी सी वाकफियत का आप फ़ायदा उठाते तो बहुत आगे बढ़ जाते? क्या यह आपके किरदार को मंजूर नहीं था? देखिए, आपकी ऐसा है जी। मैं तो फिल्म और टेलीविज़न और जो भी ये है, ये एक तरीके से मेरे लिए इत्तेफाक जो है ना, मेरा पैशन जो था, और थिएटर से ज़्यादा पैशन मेरा आर्किटेक्चर में था एंड प्लानिंग में था। मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ से सरकारी नौकरी भी बड़ी मुश्किलों से, मैंने बड़ी दबाव में, मदर के दबाव, सरकारी नौकरी है, छोड़ो मत यार, रहे आप, छोड़ो मत। जी। तो खैर वो सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली, क्योंकि उस वक्त क्या था, आर्किटेक्ट्स बहुत कम थे। तो हमारे प्रिंसिपल कॉलेज के और यहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के थे, उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग थी कि जितने भी मध्य प्रदेश, क्योंकि 50% मध्य प्रदेश के होते थे, 50% रेस्ट ऑफ इंडिया, तो 50% जो है उनको सबको पहले हमारे पास भेजो, हम उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, क्योंकि थे ही नहीं, आर्किटेक्ट्स ही नहीं थे। क्योंकि मध्य प्रदेश बनने के बाद
महाराष्ट्र से शिफ्ट हुए थे सारा पूरा ऑफिस, इवन टाउन प्लानिंग। हमारे जो चीफ टाउन प्लानर थे उस वक्त, चीफ आर्किटेक्ट थे, वो भी करंजगांवकर थे, महाराष्ट्रियन थे, जिन्होंने बल्लभ भवन डिज़ाइन किया, जिन्होंने टेकर हॉल डिज़ाइन किया। मतलब उस वक्त वो अच्छा है। और जितने भी ऑफिसर्स थे वो सारे ज़्यादातर महाराष्ट्रियंस थे, मराठी आए थे। तो चाहते थे कि कम से कम यहाँ का जो एक टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है वो वहाँ के सारे जो थे निकलते हैं बच्चे पढ़ के, वो सब बीएचएल में सारे हमारे यहाँ इंजीनियरिंग, सारे इंजीनियर्स बीएचएल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सारे यहाँ पर भर्ती हुए। और अब तो खैर मैनेट के, आप जिसको बोलते हैं ना कि भोपाल में ऐसा था पहले कि कंकर फेंकिए शायर पे गिरेगा, अब ये हाल है कि आप कंकर फेंकिए एमएससी 10 पे गिरेगा। बिल्कुल सही है। तो ये एक था। तो मेरा पैशन था आर्किटेक्चर, मैं इसीलिए फिर मास्टर्स करने गया दिल्ली। मुझे ऑफिस ने भेजा, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट था, अर्बन डिज़ाइन में किया मैंने। और उसके बाद मैंने ये सोचा कि ये जो हमारा मास्टर प्लान बनते हैं या हमारा जो डिपार्टमेंट बनते हैं, हालांकि एक्ट बन गया था हमारा टाउन प्लानिंग एक्ट, उसको और स्ट्रेंथनिंग करने के लिए मैंने एलएलबी की यहाँ पर हमीदिया कॉलेज से। रेगुलर स्टूडेंट था मैं मॉर्निंग का। तो मेरा बहुत पैशन था, लेकिन ये इत्तेफाक से थिएटर साथ में चलता था। और थिएटर में हुआ कि एक तरीके से एक्सटेंशन, नया नया टेलीविज़न शुरू हुआ था, और वो उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम पे एक सीरियल करना चाहते थे जिसका नाम था चुनौती। 1987 में रिलीज हुआ था। प्रिंसिपल का किरदार आपने किया। तो वो मैंने सोचा कि एक्सटेंशन ऑफ थिएटर है, और दे ऑल्सो वांटेड अ पर्सन जो अननोन हो, जो कोई आइडेंटिफाई नहीं हो, कोई पॉपुलर एक्टर ना हो। अदरवाइज वो क्या होता है ना, प्रिंसिपल नहीं दिखता, फिर वो एक्टर ही दिखता है। तो मैंने कहा कर लेते। लेकिन हुआ क्या कि वो इतना चल पड़ा, इतना चल पड़ा, हालांकि 22 एपिसोड थे केवल, कि वो फिर मुझे एक और सीरियल मिल गया वो करना। तो उन्होंने कहा नहीं साहब छुट्टी लीजिए, आप आइए, और आपका आने जाने का, ठहरने का सारा खर्चा हमारा। फिर फिल्में, वो फिल्म मिल गई, मैंने प्यार किया, पहली फिल्म। उसमें भी यही थी शर्त कि आप आइए जाइए, हमारे मेहमान हैं, और आप होटल में रहिए, जितने दिन चाहे रहिए। बल्कि आउटडोर पे उनकी कंपलसरी यही शर्त होती थी कि फैमिली साथ में जाएगी, क्योंकि राजबाबू जो थे, बड़े जाते जो थे ना, वो फैमिली के बड़े उन्होंने हमेशा प्रमोट भी तो ये हुआ। तो अब काम इतना बढ़ गया, तो मुझे मजबूरन मैं बॉम्बे शिफ्ट होना पड़ा। मुझे बॉम्बे शिफ्ट भी होना, और फिर वीआरएस लेना पड़ा मुझे। 96 में मैंने वीआरएस लिया। हालांकि मैं प्रैक्टिस कर उन दिनों शुरू कर दी थी, मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस, ऑफिस खोल लिया था। 3 लोग पार्टनर थे हमारे, लेकिन वो धीरे 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 क्या बताएं आज भी जब मैं कहीं निकलता हूँ, अरे अरे वो देखो देखो तो जा रहा है वो सलमान का बाप, सलमान का बाप, सलमान का बाप, हाँ, ये जा रहा है, हाँ, ये तो है। फादर बन के गए थे जी, चूँकि उस उम्र में गए थे, मैं 36-38 साल का था। आजकल तो लड़के जो हैं 18-19 साल में हीरो बन जाते हैं, लेकिन फिल्म को चलाने के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए चाहिए तो बाप। उस वक्त तो बाप चाहिए था, बाप जल्लाद हो, बाप विलन हो, या फिर लड़की का बाप विलन हो, लड़के का बाप विलन हो, तब तो फिल्म चलती थी। आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि सलमान खान एक बड़ी खूबसूरत जहनियत के इंसान, बहुत अच्छा नाम, उनके बारे में तमाम कंट्रोवर्सी के बावजूद ऐसे परसेप्शंस बराबर आते हैं, जो लोग जानते हैं वो कहते हैं कि वो बहुत नेक नियत और लोगों की मदद करने वाले। तो आपका अनुभव कैसा रहा उस समय? तो एक बड़े झेपू से, बड़े शर्मीले से बच्चे ही था वो तो। अभी अब मेरे ख्याल में 50 की उम्र हुई है, नहीं 60 हो गया था जी, 60 हो गया जी। इवन हमारा जो डायरेक्टर था सूरज बड़जात्या, उसकी 21वीं सालगिरह तो सेट पे मनाई थी हमने, पहले प्यार किया के। जी जी जी। तो उस वक्त सभी नए थे। इवन आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? मेरी 36 के आसपास हो गई थी। 36 सर? 36 थी, 37। तो मैंने तो यही पूछा कि मैं तो यही सोचा था कि यार फिल्म मिली है तो हीरो मिला होगा, क्योंकि हीरो भी 36 की एज तो बिल्कुल, हीरो तो उस वक्त 45 तक के होते थे। 45 नहीं, अभी भी 55-60 जी। और राजबाबू ने कहा कि नहीं, वो एक्चुअली क्या है, वी वांट टू इंट्रोड्यूस यंग फादर्स। तो तबीयत खुश हो गई, यंग फादर, यंग बोला तो। बहरहाल वो दोस्तों की कहानी थी, और वो इसीलिए अभी तक आप लोग मुझे याद करते हैं कि वो थी तो दोस्तों की कहानी। बाकी वो हीरो हीरोइन तो अपनी जगह है, वो एक बहाने थे।
लेकिन दोस्तों की कहानी थी, अमीर बाप और गरीब बाप, मेहनती बाप, जो आलोकनाथ ने किया। तो केमिस्ट्री जमी और सभी नए थे उसमें। मेरे ख्याल में मैं तो टेलीविज़न कर चुका था, रीमा जी जो थी वो मराठी फिल्में करती थी, हिंदी फिल्म उनकी पहली थी। और वो लक्ष्मीकांत बेर्डे जो कॉमेडियन, जो अब नहीं रहे, बहुत खूबसूरत इंसान था, वो भी पहली हिंदी फिल्म थी इस तरीके से। और लड़की, क्या नाम उसका, उसका एक सीरियल आया था, कच्ची भाग्यश्री। तो अभी तो वो ऐसी लगती है जैसी है, बट उस वक्त और भी बच्चे थे ये, बहुत ही। सलमान से मुलाकात हुई रिसेंटली सलमान, कभी? हाँ, फिर उसके बाद हमने 3-4 फिल्में साथ की। नहीं, फिर अभी रिसेंटली मुंबई में कभी? मैं अभी तो 4-5 साल से तो मैं यूँ ही जाता हूँ, घूम फिर के आ जाता हूँ। मैं मुंबई में था एक बार, तो एक एक्टर से बात हो रही थी। आप उनसे अगर कभी भी जाएं, मिलें, और आप कहें भोपाल का हूँ मैं, तो आप देखिए फिर क्या होगा। हाँ, भोपाल, इंदौर में तो जन्म हुआ इंदौर में जन्म हाँ, हुआ। बर्थ हुआ। एक एक्टर ने आपको लेकर बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा, राजीव वर्मा साहब की मैं बात करूं, उन्हें पता चला मैं भोपाल का हूं। उन्होंने कहा आपके यहाँ तो थिएटर और बड़े नामचीन कलाकार रहे हैं, जिसमें आपका नाम लिया उन्होंने कहा कि उनकी एक सबसे बड़ी खासियत ये थी शरद जी, कि वो उस डिग्निटी को स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करते थे जो रहमान साहब किया करते थे। अरे बोले खानदानी किरदार जो अगर नेगेटिव भी प्ले कर रहा है, जैसे मैंने प्यार किया में आपका थोड़ा ग्रे शेड था, लेकिन खराब नहीं लगता वो स्क्रीन पे। ऐसा लगता है कि ये आदमी अपनी वैल्यूज पर अपने अपने परिवार की इज्जत पर कुर्बान होने वाला शख्स है और ये गलत नहीं कर रहा है कुछ। तो ये जो चीज़ थी, ये क्या आप कैसे, ये थिएटर की देन रही कि कुछ परिवार संस्कार भी रहे, या आपने इसको कैसे कैसे इसको अपने भीतर? इसको ये तो एक्टिंग तो करते ही नहीं मैं इस मामले में। जी वाह। देखिए वो क्या है, जब मैंने चुनौती किया तो चुनौती में चूंकि मैं अफसर था ऑलरेडी, मैं डिप्टी डायरेक्टर हो गया था और भोपाल डिवीज़न हेड करता था यहाँ। तो वो एक तरीके से अफसरी दिखती होगी नेचुरली। अब देखिए मैंने नौकरी ज्वाइन की कुछ मैं 23-24 साल का था, ठीक है, तो 12-14 साल तो मैं अफसरी कर चुका था। तो हो सकता था वो अफसरी की झलक दिखती हो। जी, तो वो अभी भी दिखती है। जी जी। तो ये वजह होगी। अदरवाइज रहमान साहब से मतलब रहमान साहब से मुझे कंपेयर करना, ये तो मेरी इज्जत अफजाई होगी साहब। मैं बहुत सारी सिमिलैरिटी जी, ये तो बेहिचक मैं भी कहूँ। अरे कमाल है वो एक्टर तो। देखिए विलेन में भी आपको ये नहीं लगता कि इनको जेल हो जाए। वो वक्त फिल्म है ना जी, वक्त फिल्म मेरी ऑलवेज इट्स अ बेस्ट फिल्म फॉर मी। और उसमें खास तौर से अगर आपको याद हो, आपने देखा वो आखिरी सीन है, आखिरी का सीन जिसमें रहमान नहीं है उसमें, उसमें वो तीनों लड़के बल्ला सानी साहब और जो मदर बनी थी वो बड़ी पुरानी एक्ट्रेस, अभी भी आंखों में आंसू आता है। सब इतने बरस हो गए उसको देखते देखते, कभी कभी सीन अलग से आते हैं। तो ये कुछ लीजेंडरी एक्टर्स हुए हैं जो जैसे बल्ला सानी साहब हैं, कमाल, मतलब वो उनसे भी कभी कभी मुझे कंपेयर करते हैं जी। तो मुझे फ़ख्र होना चाहिए और फ़ख्र है भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके आगे कहीं भी नहीं। क्या एक एक उनका चेहरे की शिकन देखिए आप उसमें। जिस तरह दिलीप साहब करते हैं, दिलीप साहब जी का तो मैं दीवाना हूँ जी। मतलब जब मैं बम्बई गया पहली बार, तो कॉलेज के ज़माने में गया था, तो लोगों को, बच्चों को शौक़ होता है कि यार फिल्म के शूटिंग में चलें या एक्ट्रेस से मिलें। मुझे सिर्फ एक ही शौक़ था सर, एक था कि दिलीप साहब से मुलाकात हो जाए। जब मैं इंडस्ट्री में गया, तकरीबन 12-15 साल हो गए, फंक्शंस होते थे। मैं सिंटा मतलब सिनेन टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन में एग्जीक्यूटिव में भी था, तो उसके फंक्शंस भी होते थे, एक्टर्स आते थे। दिलीप साहब से मुलाकात नहीं होती थी। बड़ी मुश्किलों से एक मर्तबा उनके एक सायरा साहब के भांजे या कोई है एक्टर, क्या नाम उसका, सुमित सहगल ना, हाँ सुमित सहगल, तो उसका जन्मदिन था जी। और वहीं हमारे सामने, घर के सामने ही 7 बंगले में रहता था ऊपर। तो मैंने कहा यहाँ तो आएंगे वो, लेकिन उस वक्त उनको हार्ट अटैक पड़ा था उसके पहले। लेकिन सुमित ने कहा नहीं, अब रिकवर होंगे, आएंगे ज़रूर। अब वेट कर रहे हैं साहब, सिर्फ दिलीप साहब का। किसी एक्टर से मिलने का मुझे वो नहीं हुआ, दिलीप साहब से। और जब मिले हैं साहब तो क्या मिले हैं, मैं आपको बताऊं, छत पे फंक्शन था, वो बाहर आए,
छत पे सीढ़ियों से चढ़ के, और हम लोग खड़े हुए, आ रहे हैं साहब, आ रहे हैं। 3-4 लोग और थे, मेरे तरह यंग थे, और मैं आए तो वहाँ पैर वैर छुए, मिला। तो वो पहले देखे, उन्होंने कहा मियाँ, उस वक्त मेरा एक सीरियल चलता था, अच्छा। हिना, हिना। अगर आपको याद हो, सोनी हाँ, पे, यस यस यस। सोनी पे चलता था, बहुत लंबा चला हिना। हाँ हाँ। तो उसमें एक मुस्लिम फैमिली का जिक्र था। तो उन्होंने कहा मियाँ, आप तो कितनी अच्छी उर्दू बोलते हैं। अब दिल्ली साहब के मुंह से ये सुनना, मतलब आप बता, आप सोच अरे सकते हैं वाह, साहब। वाह वाह। खैर आधा पौना घंटे बात करते रहे, खड़े खड़े खड़े। सायरा जी ने 2-3 मरतबा आके उनसे कहा कि मियाँ थक जाएंगे, बैठ जाइए। लेकिन अरे हमारे बच्चे हैं, चाहने वाले हैं, बात करते रहे। फिर खैर 2-3 मरतबा और मुलाकात हुई। हमारा सिंटा का एक नई बिल्डिंग बन रही थी, तो उसके फाउंडेशन स्टोन उनके हाथों रखा, वो और अमीर खान साहब दोनों थे। तो इस तरीके से मुलाकात 2-3 मरतबा हुई उनसे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके बराबर का कोई इंसान, एक्टर, क्या बोलते थे साहब। हाँ, वो अंग्रेजी, उर्दू, अरे क्या, रे कमाल। कमाल है, कमाल है उनकी अंग्रेजी, और उसमें जो हिंदुस्तानी जिस जुबान की बात आपने की, और इनके, और जो बोलने पे उनके असर था, क्या कि बात। जब वो रुकते थे और उनकी वो सादगी से भरी मुस्कुराहट। जैसे मैंने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था, एक जिसमें उसमें बात हो रही थी सिनेमा की लैंग्वेज, इस पर एक कॉन्फ्रेंस थी, मेरा भी उसमें टॉक था। तो मैंने कहा कि एक ही एक्टर था जो अपने कंधे से भी एक्टिंग करता था। पीछे कैमरा है, मतलब पैरा, उसके बाद भी वो, आप समझ जाएंगे कि वो क्या कह रहा है, वाह। खामोश है, हाँ, लेकिन ये कहा जाता है ये कहा कि वो अपना कंधे से भी एक्टिंग करते थे। कमाल है ना? कमाल है। इन्होंने बहुत बहुत जी इन्होंने, जी। इन लोगों ने जिस तरह से भारतीय सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी, जिनके नाम लिया जी आपने, जी जी। क्योंकि बलराज साहनी साहब, उनके साथ मुझे मोतीलाल याद आते हैं, और फिर दिलीप साहब, दिलीप साहब। जिन्होंने एक्टिंग को नेचुरल लेवल दिया, बिल्कुल सामान्य जी, एकदम, जी, जी। जिसको कहते हैं कि उसके पहले थोड़ा हम कह सकते हैं पारसी थिएटर का इम्पैक्ट रहा। वो तो हाँ, स्वाभाविक है वो। उस वक्त जी, जो जो सामने था वही वही था, वही वही है। वही था। जी आपने जैसा एक इंटरव्यू में कहा कि बड़े कैलकुलेशंस थे, तो ये कैलकुलेशन ही था कि 23 साल आपने नौकरी की? जी तो बिल्कुल। मतलब क्या क्लैरिटी क्या थी आपके जहन में, जबकि आप बेमिसाल अभिनेता के तौर पे देखे गए? तो मैं ये तो कह नहीं सकता कि कोई खौफ था आपके मन में, कोई डर था नहीं, कि जमी जमाई नौकरी छोड़ दूंगा तो क्या होगा, लेकिन क्या था ये कैलकुलेशन, जो आप कभी बॉम्बे नहीं गए फुल टाइम? देखिए, नहीं, जी। फुल टाइम मैं वहीं रहा हाँ, फिर। नहीं, 96 के बाद गए आप। 96 के बाद क्या जी। है कि मैं, वाइफ, दोनों बच्चे नौकरी कर रहे हैं। शी वॉज ऑल्सो वर्किंग। रीता भी काम करती थी केंद्रीय सेंट्रल विद्यालय स्कूल में, से, हाँ, जी। सेंट्रल स्कूल में। बच्चों के साथ एक फैमिली प्रोटेक्शन चाहिए आपको, आपको कुछ अर्निंग चाहिए। आप वहाँ फिल्मों में काम मिलता है कि नहीं मिलता है, हालांकि लगातार था मेरे पास। उसके बाद ये जो नौकरी इतने बरस की है, ये कम से कम इतनी मैच्योर हो जाए कि इससे मुझे पेंशन मिलने लगे। तो इसीलिए मैंने, हमारे यहाँ 20 साल का वो है, हाँ, तो 23 साल हो गए थे। मैंने कहा अब छोड़ो, पेंशन भी मिल रही है, अपना मकान बन गया था, वहाँ भी बन गया था, तो अब छोड़ो। तो ये सिक्योरिटी जो है, एक कैलकुलेटेड सिक्योरिटी है। और उसके बाद मैंने एक अपना होटल भी खोला यहाँ पर, छोटा सा। तो ये सारे कैलकुलेशंस करने के बाद ही आप कोई काम कर सकते हैं, मतलब ऐसा मेरा सोचना है। आप अगर बिल्कुल जुनून में आके चले जाते हैं कोई भी चीज़ छोड़ के, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे आपकी जिम्मेदारियां भी हैं। अब ये जिम्मेदारियां आपकी पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं। बहुत खूबसूरत तो ये बात। सारी चीज़ें हैं। ये बिल्कुल मैं सही। अभी अपने बच्चों से कहता हूँ कि आप ये ना सोचिए कि आप अपने लिए कर रहे हैं, आपके साथ लोग लगे। हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में, इंडिया में हम फैमिली को सबसे ऊपर रखते हैं। अभी भी जो क्या है ना, बात वो बहुत बड़ी बात वो है। बात नहीं है कि वो जैसा विदेशों में होता है कि लड़के 14 साल के नहीं, हुए और नहीं, अपने बाहर रहने फैमिली चले गए, फर्स्ट। हम छोड़ देते हैं। भाई आपको क्यों पैदा किया है? जी, आपको माँ बाप ने इसलिए पैदा किया है, अपनी खुशी के लिए ना। अपने एक कोई ना कोई सोचते हैं ना उनके बारे में कि कुछ नहीं होगा अगर मॉनेटरी या पैसे से मदद नहीं करेंगे, तो एक 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 साइकोलॉजिकल तो ये रहेगा ना कि मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं। तो ये सबसे पहले होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में हमेशा यही रहा है, क्योंकि हमारे
फादर चले गए अर्ली। हम लोग 6 भाई बहन हैं। उनमें से सबसे बड़ा मैं था। कोई हमारा चाचा नहीं था, कोई वो नहीं था। तो हम ही लोगों ने बाद में, मदर ने हमको संभाला सब ने। तो ये एक जिम्मेदारी का जो एक ये कैलकुलेशन रहता है ये दिमाग में। तो ये सारी चीज़ें ये मेरे दिमाग में इसीलिए हमेशा रहती हैं। मैं यही आपको सबको, हमारे आर्टिस्ट आजकल क्या है, बड़ा जुनून सवार है। एक बार आपके बारे में किसी ने मुझे बताया कि शायद आपने लाइटर वेन में कहा होगा, आपने ये कहा कि ऐसा उन्होंने बताया मुझे, आप वो बताएंगे कि वो सही है गलत है, ये आप बताएंगे। ये पूछिए। उन्होंने कहा कि मुंबई में वर्मा साहब ने एक बार कहा कि यहाँ काम मांगने वाले को काम मिलने में तकलीफ होती है। अगर आप भोपाल से आते हैं, एक अच्छी गाड़ी से उतरते हैं और लोगों को मालूम होता है कि वहाँ सीनियर ऑफिसर हैं ये, और इन्हें ज़रूरत नहीं है उस तरह की कि इन्हें काम के लिए खड़ा रहना, लाइन में। इज इट ट्रू सर या नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से मैंने कहा है जी। और अगर उन्होंने उसका मतलब निकाल लिया, ये बॉम्बे में तो सर वो कैमरे के लिए अगर आपकी ज़रूरत है तो आप अच्छे हैं, सही बात। और जब तक आप शूटिंग कर रहे हैं, आप कैमरे में आपकी आवश्यकता है, तब तक आप इम्पोर्टेंस है। आपकी इम्पोर्टेंस है, आपको इम्पोर्टेंस देंगे, और जैसे ही वो ख़त्म होगा कोई भी आप चले जाइए, वहाँ बड़े से बड़ा। ये जो यारी दोस्ती की बात होती है ना, ये सब फेक है, कुछ नहीं। ये पहले हुआ करती थी, अब नहीं है, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। तो ये जो एक है ना कि बड़ी गाड़ी से उतरेंगे और आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप काम का क्या है, आपको ज़रूरत है अगर कैरेक्टर के हिसाब से, डायरेक्टर के दिमाग में अगर परसेप्शन है कि ये आदमी, ये एक्टर जिसने काम किया हुआ है इस तरीके का, वही मेरे लिए ज़रूरत है, तो अच्छा वो ये भी नहीं है कि आपको वो 10 लोगों को ऐसा देखेगा कि यार ये हैं, उसमें भी ढूंढेगा कि इसके पास समय है कि नहीं, इसका पैसा कितना लेगा, इसके पास डेट फ्री है कि नहीं, ये सूट करेगा कि नहीं करेगा, सारी चीज़ें वो देख लेता है, उसके बाद ही आपको फाइन साइन करेगा। तो ये ऐसा कि आप बड़ी गाड़ी से उतरे और सही बात है, ये कोई क्या आज आपको ये कहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपके मन में कोई अफसोस होगा, क्योंकि एक बड़ी कंप्लीट लाइफ आपने, जैसा आपने सोचा वैसा आप आगे बढ़े। पहले एक सवाल मेरे जहन में ये भी है, बच्चे क्या कर रहे हैं, वो किस लाइन में गए? देखिए बच्चे मेरे, देखिए थिएटर तो मेरा जो कहना है आजकल, जो मैं जी अलग तरह का थिएटर, मैं लेक्चर देता रहता हूँ, बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ। अभी वर्कशॉप मेरी ख़त्म हुई जिसमें मैंने 4 नाटक किए। मैं ये कहता हूँ कि थिएटर जो है, वो थिएटर को आप ये ना समझें कि ये कोई स्टेपिंग स्टोन है किसी इसी विधा में किसी प्रोफेशन के लिए। थिएटर जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को, वो कोई भी हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, उसको थिएटर ज़रूर सीखना चाहिए, और सीखे नहीं तो देखना ज़रूर चाहिए, उससे कनेक्टेड रहना चाहिए। सीखेगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि थिएटर जो है कई चीज़ें सिखाता है आपको, आपकी एक तरीके से हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना फिनिशिंग स्कूल, आपका बोलना, आपका बोलने का अंदाज, आपका बॉडी लैंग्वेज, आप कहाँ हैं, आप क्या हैं, किससे कैसी बातें करनी है, ये थिएटर सिखाता है। आपके परिवार से बच्चों में कोई गया नहीं, कोई नहीं। वो हमारा जो बड़ा लड़का था, बड़ा और छोटा, तो बड़ा तो बिल्कुल ही वो पेंटर हो गए थे बाद में। पहले वो उन्होंने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कि मेरे एक छोटा भाई डॉक्टर है, डेंटल सर्जन है जी। तो उनको डॉक्टर दिमाग में आया। फिर उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टरी में तो बहुत पढ़ना पड़ता है तो वो पढ़ते ही रहना पड़ता है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैनेजमेंट करेंगे। तो मैनेजमेंट में होटल मैनेजमेंट सोचा। फिर किसी ने उनसे कहा कि नहीं, होटल मैनेजमेंट तो फिर होटल मैनेजमेंट ही करोगे, तो फिर होटल ही करो। तो उन्होंने फिर मास्टर ऑफ मैनेजमेंट साइंस उन्होंने इंदौर से किया। एक्टर बनने का किसी के दिमाग में, छोटे वाले जो है वो डॉक्टर हैं? नहीं, बड़े वाले डॉक्टर नहीं है, पेंटर हैं वो। नहीं, वो तो मैनेजमेंट तो वो प्रोफेसर कर, फिर उन्होंने PhD कर ली। और छोटे वाले जो हैं वो, छोटे वाले कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। छोटे वाले का किस्सा ये है कि उसको मेरे सेक्रेटरी ने बहुत घिसा हायर सेकेंडरी के बाद। उसने कहा सर ये अच्छा, वो थोड़ी पर्सनालिटी इसकी बेटर है, इसको अपन एक्टर बनाते हैं। तो वो उसको कहा कि बेटा तुम बहुत अच्छा, तुम्हारी पर्सनालिटी ये है, तुम्हारा ये फलाना। उन्होंने सब मतलब उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाने दिया, बल्कि उनको वहाँ एडमिशन करा दिया था मैंने, बॉम्बे में इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पढ़ेगा और थोड़ा थोड़ा। लेकिन उसने कहा कि मैं बॉम्बे में पढ़ूंगा ही नहीं। अरे ही केम बैक। वो बॉम्बे, यहाँ भोपाल में पढ़ा, भोपाल में इंजीनियरिंग कॉलेज बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से। तो उसने कंप्यूटर साइंस किया एंड ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और वो एक बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे है।
अब तो काफ़ी साल हो दोनों गए। बच्चे मैरिड हैं सर? दोनों मैरिड हैं, 3 पोता पोती हैं मेरे, एक पोती, 2 पोतियां हैं, जी। एक पोता है। वाह। तो एक विदेश में है, बड़ा वाला वहाँ चला गया, फुजेरा में है वो, यूएई में एक फुजेरा कंट्री है, जी, वहाँ पर ही इज़ टीचिंग मैनेजमेंट। अच्छा, और छोटा बम्बई में है। बम्बई में है। ये तो डेस्टिनी उनको बॉम्बे ले तो गई बाद में फाइनली। हाँ, हाँ जी जी। अ, आज आप कैसे देखते, कंक्लूड करूंगा इस सवाल के साथ कि राजीव वर्मा अगर 36 साल के होते 2025-26 में तो आप साउथ का भी एक बड़ा ओपनिंग हो गई है साउथ की बॉलीवुड सर के बहुत लिए। फिल्में मुझे मिली, जी। बहुत फिल्में मिली, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे क्या है, एक फिल्म मैंने, बल्कि 2 फिल्में गुजराती की, हाँ एक बल्कि 2 नहीं 3 फिल्में गुजराती की, उसमें से एक को तो अवार्ड भी मिला, हाँ। और एक राजस्थानी की। वो क्या है, वो जैसे बोलेंगे सर आप तो क्या करिए, ये है, आप रट लीजिए, अच्छा। गुजराती को रट लीजिए, हाँ। सिर्फ लिपसिंग हम करेंगे, बाकी हम डबिंग किसी और से कराएंगे। हाँ एक फिल्म तो मैंने कर ली उस तरीके से, रट के फिर बोला, मैं गुजराती पूरी बोली। दूसरी फिल्म में मैंने कहा मैं डबिंग भी मैं ही करूँगा। तो मैंने एक सीन किया, 2 सीन, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उसके बाद सर टाइम लग रहा है, स्टूडियो का पैसा ज़्यादा लगता अरे, है, ओह। तो उन्होंने किसी और से डब करा ली। इसी तरीके से मेरे साउथ की फिल्म में क्या करते हैं, उस समय करते थे, वो एक देते थे, सर आप सिर्फ आप काउंट करिए, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा। ऐसा, और वो डब करा लेते थे किसी से। हाँ मैंने प्यार किया पता नहीं कितनी लैंग्वेज में डब हुई है, आप उसको साउथ की पता नहीं सारी फिल्म, सारी तमिल, तेलुगु, मलयालम सब में देखेंगे आप उसको। हाँ। अंग्रेजी में भी डब हुई है वो, हाँ हाँ, मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया, सारे उसमें डब हुई है, जी। सब टाइटलिंग के साथ डब भी हुई है वो। तो मुझे पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आया, क्योंकि क्या है कि हो सकता है कि साउथ में वो एक्सप्रेशन या वो चीज़ जो इसमें लिखी हुई है वो मज़ा नहीं आया मुझे करने में, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने फिर नहीं की फिल्में। हालांकि पैसा बहुत है उनके यहाँ, और बड़ी डिसिप्लिन इंडस्ट्री है, हमारे बम्बई तो कुछ नहीं लगता हाँ उसके कुछ सामने। नहीं लगती इसके आगे। और बस उनका सुबह 7 बजे से शुरू होती है और शाम के 7 बजे 8 बजे ख़त्म हो जाती है उनकी। राइट का सीन हो तो बात अलग है। तो बड़ी डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन है उनकी, पैसे बराबर टाइम से मिलते आपको हैं। मज़ा नहीं आया वहाँ, इसलिए आपने फिर ज़्यादा टेक्नीशियंस उनके यहाँ बहुत ज़बरदस्त है। जी। मेरी 3-4 फिल्मों के टेक्नीशियन सारी पूरी साउथ की यूनिट थी। हाँ अगर आपको याद हो फिल्म, मैंने ये अपनी कोई मिल गया, पूरा साउथ का यूनिट, और क्या फास्ट, एकदम। मतलब इतना बढ़िया काम करते हैं। अभी मैंने एक फिल्म की है, उसमें मेरे ख्याल में 2 दिन का काम था। वो हमारे एक मित्र हैं विजय मनवानी, वो लेके गए हमको रायपुर, उसमें एक पुलिस कमिश्नर का मेरा कैरेक्टर है। वो वहाँ भी साउथ की यूनिट थी। वो क्या छत्तीसगढ़ में कुछ वो ड्रग माफिया पे उन्होंने फिल्म बनाई। फिल्म साउथ की थी, शूटिंग नहीं, छत्तीसगढ़। यहीं की फिल्म थी, छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ में हुई है। हिंदी की फिल्म है, हिंदी हिंदी की फिल्म। जी जी। तो उसमें यूनिट पूरा पूरी साउथ का साउथ की थी। था। कमाल सब। हाँ मैं तो मतलब हेड्स ऑफ टू देम। ये तो उनसे मुकाबला तो अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं कर सकती। वहाँ के फाइटर्स, वहाँ के फाइट मास्टर्स फाइट मास्टर। बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल, जैसा कहता है वो शेर की हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। जाहिर है ये कहानी हम सब की है, आप ही की नहीं है, या हो सकता है आपकी ना भी हो, लेकिन फिर भी राजीव वर्मा साहब के मन में उम्र के इस पॉइंट पर जहाँ उन्हें सब कुछ मिला, और मिला उनकी अपनी काबिलियत की वजह से, टेक्नोक्रेट, सीनियर ऑफिसर, बेहतरीन एक्टर, और चाहते तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी और पहले भी हो सकती थी, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज़ जिसको मैं मलाल नहीं कहूँगा कि ऐसा लगा कि ये किरदार अगर मैं निभाता ये मिल जाता, क्योंकि अब जो फिल्म इंडस्ट्री है वो अलग शेपअप है, और हो सकता है वो किरदार आप तक पहुँचे किसी रूप में, आपकी उम्र, आपके अनुभव। जी हाँ, वो तो ऐसे किरदार का तो इंतज़ार रहता ही है, अभी भी फिल्में बहुत आती हैं। तो मैं पहले ये पूछता हूँ कि क्या कैरेक्टर है, तो वो कई बार तब ऐसे इस तरीके से बोलते हैं जैसे वो आम बोलते हैं कि यार सर वो 2 दिन का काम है आपका। जैसे अभी कल ही मेरे पास फ़ोन आया था कि सर वो कलेक्टर का स्पेशल अपीयरेंस है। अब मुझे मालूम है कि स्पेशल अपीयरेंस क्या होता है कलेक्टर का। भोपाल में शूटिंग करते हैं, भोपाल में क्या उनको चाहिए, वो यहाँ का मिल गया तो वहाँ से कौन लेके आए, इसी को धका दो। खैर वो बात नहीं है।
मैं जो जितना जहाँ जहाँ करना था, जितना जो जो करना था मैं कर चुका। अब मुझे सिर्फ थिएटर चाहिए, और थिएटर में भी मैं अब वो थिएटर नहीं करता जो किसी पर्पस का ना हो। उसका सोशल रिलेवेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसका हमारा सामाजिक सामाजिक सरोकार क्या है, हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं एज ए थिएटर। हाँ ठीक। तो थिएटर का कंट्रीब्यूशन क्या है क्या है? सोशल इसमें, तो वही मैं देखता हूँ और वही काम करता हूँ। अभी देखिए, मैं बम्बई से नहीं आया होता, ये जो मुझे अवार्ड मिले हैं इतने बड़े, राष्ट्रीय सम्मान, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान सबसे है, बड़ा सम्मान वो सम्मान मुझे थिएटर की वजह से मिला। साहित्य संगीत संगीत नाटक एकेडमी का जो सम्मान है जी, वो मुझे थिएटर के लिए। थिएटर के लिए मिला। अगर मैं फिल्म में रहता तो आप बताइए, मिल सकता था क्या? निश्चित तौर पर नहीं। तो ये मेरा एक वो है, और अब मेरा यही है कि मैं सोशल रिलेवेंस के नाटक करता हूँ। भले ही वो 400 लोग देखें, 200 लोग देखें, 100 लोग देखें, उसमें कितने लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, कितने लोग उस प्रॉब्लम्स को जो मैंने वहाँ दिखाई है उसके बाद उसको सॉल्व करता हूँ मैं वहीं पर, और कितने उससे फ़ायदा लेते हैं। तो ये मेरा एक मिशन भी है, और मेरा एक फ़र्ज़ भी है कि मैं थिएटर के ज़रिए समाज को क्या दे सकता हूँ। वो दर्शक क्या बदल गया है अब, या वही पाते हैं आप जो 70 और 80 के दशक में आप देखते बढ़ गए थे? हैं, बढ़ गए, वो भी हैं, उसके बाद के भी हैं, और अब जो है नया दर्शक जुड़ रहा है। और अब मुझे खुशी होती है जब अलग अलग विधाओं के लोग आते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग जो पहले थिएटर नहीं जाते थे वो जाने लगे हैं। अभी मेरा 4 छोटे नाटकों का था, छोटी बड़ी बातें 8। ये सोशल रिलेवेंस वाले नाटक मैं करीब 30-40 साल से पहले करता हूँ। जी, बीच में मैं नहीं रहा तो नहीं हुए, अब जो है फिर से तो अब 8 हुआ है। तो 8 में 4 नाटक थे, रविंद्र भवन में थे, अंजनी सभागृह जिसमें करीब कैपेसिटी है 550, एंड यू विल नॉट बिलीव, एक अरसे के बाद पूरा हॉल पैक था। ग्राउंड फ्लोर पे सीढ़ियों पर बैठे रिव्यूज हुए थे देखे लोग, मैंने, हाँ। खड़े हुए थे, खड़े हुए थे। बैल्कनी में सीढ़ियों पर बैठे थे, खड़े 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 देखा है, और इसके अलावा करीब 100-150 लोग वापस गए। ये मेरे लिए अफसोस की बात है कि मेरा जो दर्शक प्रेमी जो आया था वो नहीं देख पाया, लेकिन अंदर से एक अजीब सी खुशी भी है कि यार लोग इतना जुड़ रहे हैं थिएटर से। जो भोपाल में घर घर जाकर टिकट बेचना पड़ता था, और टिकट बेचकर मुझे याद है कि पहली मर्तबा एक नाटक आया था यहाँ पर, ओमपुरी एक सेक्टर हुआ करते थे, बहुत पुराने, फिल्मों में भी काम किया और थिएटर के एनएसडीएन थे। उनका एक नाटक आया था, मॉलियर का कोई प्ले आया था, शरद जोशी साहब उसके टिकट बेच रहे थे, और घर घर जाके टिकट बेचते थे पुराने भोपाल। हमारे घर भी आए थे, उन्हें मालूम था कि थोड़ा बहुत थिएटर करता हूँ, तो टिकट घर भर बेच रहे थे। और आज ये हाल है कि आप कोई नाटक लगाइए, अच्छा नाटक लगाइए, अच्छा ना, हाउसफुल होता है। तो दर्शक बढ़ गए हैं, दर्शक अच्छे भी हो गए हैं और कमेंट देने वाले भी हो गए हैं। अच्छा, उस पर फेसबुक पे लिखते हैं, सोशल मीडिया पे। लेकिन अफसोस ये है कि पहले जो अखबार ही थे, पहले प्रिंट मीडिया ही था, तो वो जब संडे को आता था उनका, जिसमें वो हफ्ते भर के जो 2-3 नाटक होते थे उन पे एक एनालिटिक रिव्यू लिखते थे, आलोचनात्मक उसकी स्टोरी लिखते थे, उसमें क्या गलती है, क्या खराबी है, क्या लगा उनको। अभी वो कुछ नहीं है, तो हमें ये पता नहीं पड़ता कि हमने अच्छा किया या बुरा किया। बहुत खूबसूरत, वो एक अफसोस है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी दर्शक हमारे रिएक्ट करते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत मज़ा आया राजीव जी आपके साथ बात करके, और आपकी पर्सनैलिटी को और निकट से करीब से देखने का मौका मिला। हमारी ढेर सारी बेस्ट विशेज़ हैं शुक्रिया। आपके लिए, पूरे परिवार के लिए। तो ये थे नामचीन अभिनेता और टेक्नोक्रेट राजीव वर्मा साहब, और जैसा उनका किरदार हमने महसूस किया कि वो उतना ही अपने को एक्सप्रेस करते हैं जितना वो खुद ज़रूरी महसूस करते हैं, उससे ज़्यादा 1 इंच ज़्यादा नहीं, माइक्रो मिलीमीटर में ज़्यादा नहीं। वो तुरंत एडिट करते हैं, ऑनलाइन एडिटिंग है उनकी। आप अपना सवाल ले जाइए, उनके इर्द गिर्द घुमाइए, लेकिन वो उसको एडिट करके बड़े बड़े प्रेम से आपको दूसरी तरफ ले जाएंगे, और ये इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए।
बेमिसाल अभिनेता हैं और खूबसूरत बात है कि अपनी जड़ों की तरफ वो लौटे हैं, कोई मलाल नहीं है। मीनिंगफुल थिएटर के ज़रिए वो अपनी ज़िंदगी की इस पारी को, जो उनका चौथा चरण है जीवन का, आगे बढ़ाना चाहते हैं। पॉडकास्ट विद शरद में इतना ही। अगली बार एक और शख्सियत के साथ आपसे मिलेंगे। सूरत